नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंत्रा के YouTube चैनल पर, जहां पर अगेन मैं 50 सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूं जिसके थ्रू प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो या कोई और कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज प्रोनाउन से रिलेटेड आप कोई गलती नहीं करोगे, ये वादा है मेरा। सबसे पहले एक बात देखिए जरा, जब हम प्रोनाउन यानी इंग्लिश ग्रामर के इस चैप्टर पे आज हम मास्टर करेंगे, उसमें सबसे पहले मेरा एक वादा है कि अब एग्जाम में प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको करना क्या है, जो मैं सिखा रहा हूं उसे ध्यान से सीखना है। सिर्फ बैठे हुए लेटे हुए नहीं, पैसिवली नहीं सीखना, आपको एक्टिवली सीखना है। आपको ऐसे सीखना है जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हो और जब मैं आपसे कुछ पूछूं उसका आप जवाब बोल के दीजिएगा। हालांकि आपको पता है कि मैं आपको नहीं सुन रहा, लेकिन आपको पता लगेगा कि आपका जवाब सही था या गलत था, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या गलत। सेकंड थिंग, जो चीज हम बोलते हैं दोहराते हैं वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। याद है बचपन में बोला था क्या, ए फॉर एग्जैक्टली एप्पल आया ना मन में, क्यों आया? क्योंकि उसको इतना बोल के प्रैक्टिस कर लिया कि आज तक ए फॉर एप्पल ही निकलता है, ए फॉर आंट नहीं निकलता, राइट? तो जो आपने प्रैक्टिस किया बेटा वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं इसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाता हूं और 100% गारंटी देता हूं कि इंग्लिश के पेपर में प्रोनाउन से रिलेटेड एरर आपके गलत नहीं होने दूंगा अगर आप मेरे साथ एक्टिवली सीखोगे तो चलो शुरू करते हैं प्रोनाउन का चैप्टर। और सबसे पहले एक बात, जिन बच्चों को ये समस्या है कि सर ये प्रोनाउन होता क्या है, शॉर्ट में एक बात बताता हूं। नाउन की जगह लगने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज इटसेल्फ एन एरर, क्योंकि बार बार नाउन का आना अपने आप में एक एरर क्रिएट करता है, इसलिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। ये पॉइंट क्लियर है? बच्चा कहता है सर लेकिन प्रोनाउन होते क्या हैं, कितने होते हैं? मैं सिर्फ आपको उसकी झलक दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये सारे जितने भी लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। अब इनको देख के घबराहट हो रही है, इतने सारे कैसे सीखेंगे, याद कैसे करेंगे? कुछ याद नहीं करना, कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ ध्यान देना है इन पर। किन पर? पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके नाम भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान क्या रखना है वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले जिसको लगता है कि भाई उसे नाउन आते हैं, जरा देखिए तीनों क्वेश्चन। क्या इन तीनों वाक्यों में आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कोई ना कोई एरर है? अगर नहीं लग रहा तो भाई फिर आपको एक चीज समझनी जरूरी है, और अगर आपके आंसर मिल गए हैं तो जरा फटाफट कॉपी में साइड में लिख लेना ये वाला गलत है, और अभी हम चेक करेंगे। आओ जरा सबसे पहले उन बच्चों के साथ मैं बातें करता हूं जिनको ये अभी गलतियां नहीं दिखी थी, जिनको प्रोनाउन के यूज में दिक्कत आती है, उन्हें एक चीज समझाता हूं बेटा। क्या? ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब दिखाई दे जाए, हमेशा हमने सुना है पहले सब्जेक्ट आता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो, उसी के साथ लग जाती है वर्ब। वर्ब के बाद जो भी केस लगेगा वो 100% ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। पहला पॉइंट समझ आया? क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। वर्ब के बाद जो भी केस लगेगा वो मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम में से ही लगेगा, इनमें से नहीं लग सकता। और वर्ब से पहले हमेशा पर्सनल प्रोनाउन यानी इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ये ही लगेगा। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। आप कभी भी देखना सेंटेंस कभी ऐसे शुरू होता है मी गो, नहीं होता ना, क्योंकि गो वर्ब है। गो से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो हमेशा क्या बोलते हैं हम? आई गो। बात समझ आई? लेकिन अगर मैंने कहा आई टीच ही या हिम, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है। और खास तौर पर मेरे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, या जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, या जिन्होंने 6th में इंग्लिश लेके पढ़ना शुरू किया और जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश काफी कमजोर रह गई, उन सबको खास तौर पर यह दिक्कत आती है। तो आज के बाद ये नहीं आने वाली, क्योंकि आपने एक चीज समझ ली, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई टीच ही या हिम, टीच वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस? भैया हिम वाला केस आएगा।
ही तो आ ही नहीं सकता, ही तो सब्जेक्टिव केस है। समझ आ गया बेटा यहां तक? पक्का। आपका एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन देता है प्रोनाउन से इस टाइप के एरर के। पहला पॉइंट आपको ये समझना है। अगर ये पॉइंट भी समझ आ गया तो दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है भाई, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, ये तो सिंपल है। इसमें बस एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि इनके बाद आपको कोई ना कोई नाउन जरूर लिखना होता है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसे कह सकते हो माय गो, माय टीच यू, कोई सेंस नहीं जा रहा ना, क्योंकि माय क्या, माय के साथ कुछ ना कुछ नाउन लगेगा। माय हाउस, माय पेन, माय सर, माय फादर, माय ब्रदर, योर फ्रेंड, योर नेबर, देयर फ्रेंड्स। बात समझ आ रही है? इनके साथ कोई ना कोई नाउन लगेगा ही लगेगा। अब जब बच्चे को ये समझ आ गया ना, एग्जामिनर क्या करता है यहां पर ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, रिपीटेशन ऑफ नाउन इज एरर। जब एग्जामिनर को आपसे एरर कराना होता है तो वो इसके साथ तो नाउन देता है, ये तो सही है, लेकिन आगे एक और सेम नाउन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर उसने लिखा माय कार, तो वो सेंटेंस ऐसा बनाएगा माय कार इज बेटर देन योर कार। कार वर्ड रिपीट हो गया ना, रिपीटेशन ना हो इसी की वजह से हम यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन बेटा, क्योंकि माय प्लस नाउन का मतलब होता है माइन। योर कार की जगह वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, योर्स। योर्स का मतलब क्या है, योर प्लस कार, जो भी नाउन होगा। ये दो पॉइंट समझ आए? एग्जामिनर यहीं से आपको उठा के सीधे सीधे एरर देता है। और इसके अलावा क्या एरर है आइए देखते हैं। अब फटाफट चलते हैं अपने सेंटेंसेस पे। पहला सेंटेंस देखिए और मेरे को ये बताइए क्या आपको इसमें कोई एरर दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं बताता हूं। यहां पे क्या लिखा है भाई, शंकर एंड शंभू, यानी एंड से हमारे दो नाउन कनेक्ट हुए, राइट। ये मैंने आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया था। जिसको नाउन क्लियर नहीं है इससे पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा बेटा, नाउन के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो है और अच्छे से हमने नाउन को कवर किया है। अगर एंड के साथ दो नाउन जुड़ रहे हैं तो ये तो 100% स्वाभाविक बात है कि ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आर आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो शंकर एंड शंभू आर, ठीक है, वेरी इररेगुलर इन हिज। भाई हिज किसके लिए आता है, देखो अभी यहाँ पे आपने देखा था हिज किसके लिए था, यहां पर देखो ये रहा ही के लिए हिम था या फिर हिज था। तो ये जो हिज आ रहा है बेटा ये किसकी कैटेगरी का है, ये ही की कैटेगरी का है। और बात वहां पे किसकी हो रही है, एक से ज्यादा की हो रही है, दे की हो रही है बेटा, बात वहां पर दे की हो रही है। तो दे की हो रही है तो क्या आना चाहिए था, देयर आना चाहिए। अगर देयर आना चाहिए तो फटाफट देखो, ये देखो भाई क्या लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है ना, तो हिज तो आ ही नहीं सकता, हिज नहीं आ सकता तो क्या आएगा बेटा, देयर, THEIR, देयर हैबिट्स, क्योंकि बात एक से ज्यादा की हुई। बात समझ आई? पक्का। यही चीज आपको एग्जामिनर देता है आपके एग्जाम में। कैसे देता है, वो ऐसे देगा, यहां पर ए, फिर उसके बाद वो यहां पर डाल देगा बेटा बी ऑप्शन, यहां डाल देगा बेटा सी ऑप्शन, इधर दे देगा बेटा आपको नो एरर। बस आपको ये चूज करना है। लॉजिक क्लियर है, कहीं पर भी एरर हो आपको समझ आएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वाला लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आओ जरा सेकंड सेंटेंस पढ़ो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना भाई, 3 सेंटेंस है और तीनों में अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो मतलब 3 सेंटेंस का मतलब 3 कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपको। किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में नीचे जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी, कितना प्यारा सेंटेंस है। अब बच्चा क्या करता है, सेंटेंस को सीधा पढ़ता है और ट्रांसलेशन करता है कि भाई माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, इज एज ओल्ड एज मी, वो उतना ही ओल्ड है जितना कि मैं। आप गलत सेंटेंस की सही ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश में एरर फाइंड आउट करने हैं तो ट्रांसलेशन कभी मत करिए बेटा। क्यों? क्योंकि लॉजिक से आपका एरर फाइंड आउट होगा, ना कि ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन नहीं करनी। ओके सर, ट्रांसलेशन नहीं करनी। तो अब एक बात देखो, एज ओल्ड एज से वो क्या कर रहा है, वो दो चीजों में या दो लोगों में कंपैरिजन कर रहा है, राइट। अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो हमेशा एक रूल ध्यान रखिएगा, ये हम अभी एडजेक्टिव यानी अगली क्लास में और डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होगा, यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से ही होगा। ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है भाई, माय फ्रेंड।
अब जैसे ही आप माय फ्रेंड पे आते हो तो माय फ्रेंड तो हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में आ सकता है, यानी ये वाले जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव ये सब्जेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन हमें यहां पे पता है कि माय फ्रेंड की बात हो रही है, शुरुआत में आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो ये कंपैरिजन कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा किससे कंपैरिजन हो रहा है? इससे पहले चलो, इससे पहले जो भी आपको नाउन प्रोनाउन दिख जाए उसका कंपैरिजन हो रहा होता है उसके बाद वाले से। ये कौन सा केस है? मी। और मी कौन से केस में था बेटा? ऑब्जेक्टिव केस में। क्या सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से ही होता है। तो यहां पर मी नहीं आएगा, यहां पर आएगा आई। बोलो समझ आया या नहीं आया? पक्का आ गया तो लाइक करो ना यार। कितने मजेदार तरीके से देखो आप सीख रहे हो, ना कोई रूल ना कोई रट्टाफिकेशन, सिंपल से लॉजिक्स आपको पढ़ाऊंगा और 100% इंग्लिश ग्रामर आपके दिमाग में फिक्स कर दूंगा बेटा, बिना कुछ भी रटवाए। लेकिन एक आपसे दरखास्त है यार, इस वीडियो को शेयर करो ना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आपको YouTube पे जो पढ़ा रहा हूं उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जिसको भी ऐसा लगता है इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत है, इंग्लिश ग्रामर हार्ड है, इंग्लिश ग्रामर में तो रूल्स रट्टे मारने हैं, उन सबको दिखाओ कि इंग्लिश ग्रामर को रट्टा नहीं मारना होता बल्कि समझना होता है। एक बार समझ गए जिंदगी भर का आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर चाहे आप इंग्लिश पढ़ो चाहे कोई पेपर करो, आपको हर जगह समझ आएगी बेटा। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3 क्या कह रहा है? इट वॉज हिम हु बिगेन द क्वेरल। ओके, सेंटेंस समझने में बोलने में बड़ा अच्छा है, ट्रांसलेट करते ही इट वॉज हिम, अरे वो ना वो था जिसने लड़ाई शुरू की थी। समझ आया? जैसे ये समझ आया, यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अक्सर ये गलती एग्जामिनर बच्चों को देता है, क्योंकि जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है या जो थोड़ी बहुत बोलते हैं वो अक्सर ऐसे फ्रेज बोलते हैं, हे इट्स मी योर फ्रेंड ललित, है ना, इट्स मी बोलते हैं ना कई बार। ध्यान रखिएगा ये 100% गलत इंग्लिश है। सही इंग्लिश क्या है मैं समझा देता हूं। जब भी आपको ऐसा फ्रेज दिखाई दे, यानी वर्ब आपको दिखाई दे, इट इज आई या इट वॉज आई, इज एम आर या वॉज वर्ब में ही आएगा, तो वहां पर कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा बल्कि सब्जेक्टिव केस आएगा। ऐसा क्यों सर? रट्टा मारना है? नहीं रट्टा मारना, समझा देता हूं। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, अभी आगे पढ़ाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये अपनी रिश्तेदारी निभाता है। किससे निभाता है भाई अपनी रिश्तेदारी? हमेशा अपने से पहले वाले से लिंक दिखाता है। अगर अपने पहले वाले से लिंक दिखाता है तो ध्यान से देखना, ये तो वर्ब आ गई। अगर वर्ब आ गई तो वर्ब से पहले हमेशा क्या जुड़ता है बेटा? सब्जेक्टिव केस जुड़ता है ना, ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी जुड़ता है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? इट वॉज ही हु बिगेन द क्वेरल। यहां पे हिम नहीं आएगा, ही आएगा। बोलो क्लियर है? श्योर? क्योंकि ही तो यहां पर वर्ब के साथ अटैच होगा, सब्जेक्टिव केस ही तो होगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ी होगा। क्लियर? पक्का? श्योर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड हिज ऑफिसर। बहुत प्यारा सेंटेंस है, हिंदी ट्रांसलेट करते ही गड़बड़ कर दोगे। सेंटेंस पढ़ो, किसकी बात हो रही है? द क्रू। जब द क्रू की बात हुई तो क्रू क्या है? एक ग्रुप का नाम है ना, ग्रुप को ही तो कहते हैं। तो जब ग्रुप की बात हुई इट मींस यहां पर हिज कैसे आ जाएगा? सुनने में पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि ग्रुप है सर, ग्रुप है तो एक है तो हिज आ रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन है नहीं। यहां पर क्या आएगा बेटा? इट्स ऑफिसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रू है। क्रू क्या है? एक नाम ही तो है, नाम के लिए इट्स लगाते हैं हम, इंसान के लिए हिज यहाँ लगाते हैं ना बेटा। क्लियर हुआ पॉइंट? श्योर हो? ठीक है, अगले पे देखो भाई। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर शेक्सपियर। भाई इतना प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अब ये आपको खुद इसमें एरर दिख गया होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो किया जो सीखा वही आपको इसमें दिखाई देगा। क्या? द पोएट एंड द क्रिटिक। अच्छा, एंड से दो लोग जुड़ रहे हैं क्या? ऐसा लगेगा आपको। ध्यान से सुनना, जब कभी भी नाउन दो दे रखे हैं, अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दे रखा है, ए दे रखा है, द दे रखा है, इट मीन्स वो दोनों अलग अलग हैं। अगर दो नाउन में से पहले वाले के साथ आपको आर्टिकल दे रखा है और दूसरे वाले से पहले नहीं दे रखा, तो ध्यान रखिएगा ये एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और क्रिटिक भी है। ये पोएट भी है और क्रिटिक भी है, ठीक है। द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर। हैज देखो निशानी सिंगल है इसलिए हैज आया।
अ सॉफ्ट कॉर्नर इन, भाई जब एक आया तो देयर कैसे आएगा? इधर देखो स्टार्टिंग वाले में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या देखा था, हिज आ रहा है, किसके लिए? दो लोगों के लिए, तो यहाँ पे देयर आना था। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति है, एक के लिए देयर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? हिज हार्ट फॉर शेक्सपियर। बोलो समझ आया? पक्का? आसान लग रहा है? समझ आ रहा है? सिर्फ आपको अपने दिमाग में क्या करनी है बेटा, वो जो टेबल मैंने आपको पढ़ाई ना, ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, पोजेसिव माइन है और माय है। अगर ये आपके दिमाग में है तो ये मैं वादा कर रहा हूं कि आप प्रोनाउन का एक भी एरर ऐसा नहीं है जो पकड़ ना पाओ। लेकिन आपको बस ये टेबल अपने दिमाग में जरूर रखनी पड़ेगी बेटा, तभी मजा आएगा और तभी आप एरर पकड़ पाएंगे बेटा। वापस आते हैं सेंटेंस नंबर 6 देखिए जरा। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज देयर ओन टेस्ट। बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पे बात आ गई एंड की। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंड से बड़ा यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या? एवरी। ये जो एवरी वर्ड है ना बेटा, ये जहां आ जाए ध्यान रखना, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आता है, सिंगुलर ही प्रोनाउन लेके आएगा, सिंगुलर ही पोजेसिव प्रोनाउन लेके आएगा। मतलब यहां पर बात किसकी हुई? एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। हमें सुनने में, मीनिंग में, ट्रांसलेशन में लग रहा है भाई हर एक आदमी, हर एक औरत, दो की बात हो गई, नहीं हुई। ये एवरी कहता है हर एक। एक का सेंस है, देखो हैज आया, हैज आया तो यहां पर क्या? यहां पर देयर आ ही नहीं सकता, यहां पर तो आना चाहिए था हिज और हर। और अगर आपको ऑप्शन देखना है, मतलब अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे रखा है और नीचे ऑप्शन दे रखा है उसने कि एक ही चुनना है, हिज अलग दे रखा है, हर अलग दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा हिज को प्रेफरेंस दी जाएगी, हर को नहीं। बोलो समझ आया? श्योर हो? ठीक है, फिर आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। अरे दो लोगों की बात हुई, यू एंड आई, एंड से जुड़ा इसलिए वर्ब प्लूरल आ गई बेटा। वर्ब प्लूरल आते ही जरा आगे देखना क्या आया, हैव डन योर ड्यूटी। अरे दो जने योर ड्यूटी कैसे करेंगे? अगर दो हो गए तो आर ड्यूटी आएगी ना। अरे बोलो हाँ या ना भाई। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी या आर ड्यूटी, हमने अपना काम कर लिया ना, तो हम वी आ गया, और वी के साथ क्या चलता है? आर चलता है, क्योंकि दो हो गए ना भाई। चलिए, तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। 8वें पे आते हैं, आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर। भाई कितना प्यारा सेंटेंस है, बताओ इसमें गलती क्या? सर कुछ भी गलती नहीं है, सारा कुछ बढ़िया तो है। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आ रखे, टुगेदर, प्रोनाउन तो बस ये दे रखे हैं, इसमें क्या गलती है? आई को तो आई कहेंगे, यू को तो यू कहेंगे। दिमाग ऐसा कहता है, बिल्कुल सही कहता है, और है भी ऐसा ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन में एक रूल होता है कि जब भी आप जनरल कोई भी स्टेटमेंट देते हो, पॉजिटिव बात करते हो, तो वहां पर रूल यूज होता है बेटा 231 का। यानी पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। अब चाहे तीनों दे रखे हो या तीनों ना दे रखे हो, तीन में से कोई दो दे रखे हो, आओ जरा चेक करते हैं। आई क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन। और यू क्या है? सेकंड पर्सन। नहीं पता? समझा देता हूं। जो व्यक्ति काम कर रहा है आपके सामने है, वो आई है, फर्स्ट पर्सन है। जो सामने वाला है वो यू है, सेकंड पर्सन है। जब बात ना मेरी ना आपकी कोई और हो, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है। यानी वो ही, शी हो सकता है, या वो दे हो सकता है। क्लियर हो गई बात? पक्का? अगर क्लियर हो गई तो सेकंड पर्सन यानी ये आई यानी फर्स्ट पर्सन, तो इसने तो 1-2 का रूल लगा दिया, लगना क्या चाहिए था? 2 और 1 का। तो यहां पर एरर है बेटा। बोलो समझ आया? श्योर? तो एग्जामिनर इस तरीके से ही आपको एरर देता है। अगर आप 12th बेस पे एसएससी की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रोनाउन में से जो एरर दिखेंगे वो आपको ऐसे ही दिखेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 9 पढ़िए। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। देखो फिर से वही दिख गया आपको। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई कैसे हो सकता है? ये क्या आया? वर्ब आई। अगर वर्ब आई तो वर्ब के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अब यू तो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में यू रहता है,
लेकिन यहां पर क्या आया, आई, क्या आना चाहिए था, मी। कैसे पता चला, ये रिवर्ब। और अच्छा बता देता हूं, ये क्या है, प्रेपोजिशन। जब कभी भी आपको प्रेपोजिशन दिख जाए, प्रेपोजिशन के बाद 100% ऑब्जेक्टिव केस, ठोको कहानी खत्म। क्या बोला मैंने, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, मिल गया आंसर बेटा। ये रहा ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहां सब्जेक्टिव था, इसको ऑब्जेक्टिव करना था। बोलो क्लियर, हाँ या ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। सेंटेंस नंबर 10 पढ़ के देखो कितना प्यारा सेंटेंस है। नोबडी विल हेल्प यू बट आई। अरे ये क्या था, ये तो सेंटेंस बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ये सेंटेंस तो बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन एक बात बताओ, nobody will help you but ये क्या आई, प्रेपोजिशन आई। अगर ये प्रेपोजिशन आई तो यहां पर क्या आएगा, मी। 100% सिंपल, क्लियर है, पक्का है। आओ आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 11 देखिए, बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट इन ट्री। मैं गारंटी देता हूं भाई, ये शानदार सेंटेंस है जिसमें बच्चे कहेंगे सर इसको तो छोड़ दो, नो एरर में लगा दो इसको। भाई एक बात ध्यान से सुनो, बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट, ठीक है जी। हमें पता है हम जानवरों के लिए क्या यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ओके, मैंने आपकी बात मान ली तो यहाँ पे इट्स नेस्ट आ गया, पॉजेसिव यहाँ पे केस यूज हो रहा है। ओके जी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब किसी नॉन लिविंग या जानवर की बात करते हैं लेकिन जानवर सिंगल हो, तो ही उसके लिए इट या इट्स का प्रयोग होगा। अगर वो जानवर पक्षी एक से ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा वहां पर इट्स का यूज नहीं होगा, वहां पर यूज होगा देयर। अब ये बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि सर कब इट्स आता है, कब देयर आता है। आपने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर देखे हैं तो चेक कर लेना बेटा। यहां पर देयर आएगा ना कि इट्स आएगा। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे बर्ड्स की हो रही है, ना कि एक बर्ड की हो रही है। बड़ा शानदार कंसेप्ट है बेटा, ये बच्चा ढूंढता रह जाता है, उसे इसका आंसर नहीं मिलता। इवन कई बार आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये बड़े शानदार कंसेप्ट हैं जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन भी आपको सिखा रहा हूँ। आप सीखने के जागरूक तो बनो, आप सीखने के लिए प्यासे तो बनो। देखो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। अपने कमेंट फटाफट मुझे लिखते रहिएगा कि कैसा लग रहा है मेरा सिखाना, समझ आ रहा है या मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए। आपके सजेशंस भी मुझे अच्छे लगेंगे, तो प्लीज राइट सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड देम ऑन द टेबल। ध्यान से सुनना, मनोज ब्रॉट हिज बुक, बुक एक है, बहुत सारी है, एक है, एंड लेड देम, रख दी उसने, लेड देम ऑन द टेबल। अरे देम कैसे कर देगा भाई, देम कैसे कर देगा, यहां पर आना चाहिए था लेड इट, और उसे रख दी उसने अपनी एक किताब खरीदी और बेड पर रख दी। क्लियर हो रहा, सॉरी टेबल पर रख दी। क्लियर हो रही है बात, पक्का, हाँ या ना। तो भाई बुक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए इट आता है, अभी तो समझाया था, आ गया इट, वो भी सिंगुलर है इसलिए आ गया। बोलो क्लियर, श्योर, मजा आ रहा है। चलो जी, अगर मजा आ रहा है तो ये लो सेंटेंस नंबर 13। इफ द थीफ इज कॉट दे विल बी पनिश्ड। अरे इफ द थीफ इज कॉट, चोर की बात हो रही है, तो चोर यहां पर थीव्स थोड़ी है, बहुत सारे थोड़ी है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो दे कैसे आएगा, ही आना चाहिए था। अरे दे कैसे आएगा, थीफ तो एक ही है, ही आना चाहिए था। पक्का, मजा आ रहा है ना? ठीक है भाई, अगर आ रहा है तो वापस आ जाओ। सेंटेंस नंबर 14। आई लव यू एज मच एज शी। अरे ये तो अभी पढ़ाया था मैंने, कंपैरिजन कर रहा है। किस किस में कंपैरिजन हो रहा है, ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, चाहे इसमें एग्जामिनर आपको ऐसे स्लैश लगा के दे दे या डायरेक्ट सेंटेंस में मैं आपको समझा देता हूं, कैसा भी हो आपको एक चीज समझनी है। एज मच एज से क्या हो रहा है बेटा, बोलो, मैंने कहा था ना बोलना यार मेरे साथ, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा किस किस में कंपैरिजन हो रहा है, आई में और शी में कंपैरिजन हो रहा है या यू और शी में कंपैरिजन हो रहा है, नहीं पता लग रहा ना? तो ध्यान से देखो, हिंदी ट्रांसलेशन मत कर लेना, सत्यानाश हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का बेटा। हमें क्या करना है, इससे कंपैरिजन हो रहा है, किसका हो रहा है भैया, इसके बाद वाले का हो रहा है, और किससे हो रहा है, इससे पीछे चलना शुरू करो, जो भी नाउन प्रोनाउन दिखाई दे। अरे ये दिख गया, पहले क्या दिखा, यू, इट मींस यू का कंपैरिजन हो रहा है किससे, शी से। ओके, ये क्या है, आई यानी सब्जेक्टिव केस, ये क्या है, लव यानी वर्ब,
मेरे को एक बात बता दो जो मैंने आपको सिखाई थी, वर्ब के बाद कौन सा केस, भाई मैंने कहा था बोलना है यार, बैठ के सीखोगे मजा नहीं आएगा। वर्ब के बाद कौन सा केस, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब के बाद यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्टिव से ही होगा। ये देखो यहां पे तो सब्जेक्टिव दे दिया, तो ये गलत हो गया। यू का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन होना चाहिए था हर्ष। बोलो मजा आ गया? अरे इसी को तो प्रोनाउन के एरर कहते हैं। आ तो रहे हैं समझ, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और कोई रूल नहीं लिखवा रहा बेटा, कोई रट्टा नहीं लगवा रहा, कोई ट्रांसलेशन नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको मेरी वीडियो देखनी है। जब भूलो फिर एक बार दोबारा देख लेना, सारा कुछ अपने आप रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद ना किसी नोट बनाने की आपको जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, बस वीडियो देखो, रिवाइज करो, सीधा मॉक दो, सीधा टेस्ट दो, सीधा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू करो। आपके मार्क्स देखना कैसे नहीं आएंगे, 101% आएंगे। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। 15th पे आ गए बेटा, ध्यान से देखो। इट वॉज मी हु डिड इट। अरे ये तो मैंने कुछ पढ़ाया हुआ लगता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। जब भी आपको दिखे इट वॉज या इट इज, उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बात करता है अपने से पहले वाले की, यानी ये जो काम कर रहा है ये कर रहा है, और जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। देखो अगर सब्जेक्टिव केस में होता है तो भाई यहां पर हु से पहले मी कैसे आएगा? आई आएगा। इट वॉज आई हु डिड इट, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। क्लियर, पक्का, श्योर, मजा आ रहा है ना भाई? दिमाग बढ़िया से चल रहा है, देख लो आपका। सेंटेंस नंबर 16, कम ऑन फास्ट। बिटवीन यू एंड आई ही इज अ थीफ। अरे ये वर्ड क्या आ गया? बिटवीन प्रेपोजिशन है? अरे बोलो ना यार, प्रेपोजिशन है नहीं है? है। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस? अरे जोर से बोलो, क्या? एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो मतलब गलती कहाँ है? ये तो ऑब्जेक्टिव है ही है, यहां पर आना चाहिए था बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन यू एंड मी। मजा आ रहा है? अरे इंग्लिश किसने कह दिया मुश्किल है? आप ही पता नहीं कहां कहां जाके पढ़ के आ जाते हो जहां मुश्किल लगती है। भाई मैं बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता, सिंपल सी भाषा में पढ़ाता हूं और 100% बच्चों का रिजल्ट आता है बात अग्रेसिव। और ये सबसे मजेदार बात है। और इंग्लिश का डर तो भाई ऐसे ऐसे भागता है। सही कह रहा हूं ना? अगर कह रहा हूं तो भाई वीडियो को शेयर करो ना यार, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ जरा इसका लिंक। एटलीस्ट जो पढ़ना चाहता है ना उस व्यक्ति तक पढ़ाई पहुंच सके, बस यही मेरी एक मुहिम है, यही मेरा एक इरादा है, यही मेरी एक इच्छा है भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है बेटा। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 17 देखो। ही टोल्ड विकास एंड आई टू गो देयर। अरे ये क्या बोला उसने? टोल्ड। टोल्ड क्या है? वर्ब। और वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। तो नाम ही रहेगा ना, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। और टोल्ड के बाद इधर देखना, ये कौन सा केस लगा दिया उसने? आई। सब्जेक्टिव केस आना क्या चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस। आई को हटाओ, मी लगाओ, मिल गया आंसर। अरे बोलो हाँ या ना? बढ़िया है, चलो भाई। अगर यहां तक समझ आया, 18th देखो फटाफट। आई, यू एंड ही। जैसे ही आपको 3 लोग वाक्य में दिख जाए तो समझ जाना 231 वाला केस तो नहीं है। और अगर नहीं है तो इसी का एक भाई होता है, वो होता है 1 2 3। समझाऊंगा कैसे। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। सेंटेंस पॉजिटिव है, अच्छा वाक्य है। अगर नॉर्मल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो 231 का रूल लगता है। ये रहा भैया 2, ये रहा भैया 3, ये रहा भैया 1। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसने पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है उसको खराब कर रखा है। आना क्या चाहिए था? 321। पहले आना चाहिए था ही, फिर आना चाहिए था यू, फिर आना चाहिए था आई। पूरे के पूरे ये गलत है बेटा, यहाँ पे आपका आंसर है। अब बताओ, कुछ रट्टा मारना पड़ रहा है? नहीं ना? समझ आ रहा है? अरे बताना भाई, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन, जल्दी देखो भाई। यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम। ये क्या लिख दिया उसने? अच्छा, फिर से 3 लोग दे दिए, चेक करना जरा। यू, ही एंड आई टू ब्लेम, यानी 231। एग्जामिनर इतना अच्छा हो गया कि आपको वो सही सीक्वेंस दे रहा है और आगे कोई प्रोनाउन भी नहीं दे रहा, तो प्रोनाउन का एरर कहां करवा रहा है? अरे यही करवा रहा है। मैंने क्या बोला था? इसी का एक और भाई वाला रूल होता है, यानी एक तो होता है 231 और एक रूल होता है 1 2 3। जब भी कोई भी नेगेटिव सेंस, नेगेटिव बात, कोई ब्लेम, चोरी, डकैती, ऐसी बात होगी तो हमेशा 1 2 3 वाला रूल लगेगा, यानी 123। और जनरल में 231 का लगेगा। यहां पर चेक करो, इसने क्या लगा के दे दिया? 2 3
1 आना क्या चाहिए था 1 2 3, तो यहां पर ये गलत है। क्लियर, बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 20th 20वां क्वेश्चन क्या लिखा, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। अरे इसने मोर इंटेलिजेंट कह दिया, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट कह दिया, और देन वर्ड आ गया। देन वर्ड क्या बताता है, सीधा सीधा कंपैरिजन बताता है। दो बच्चों में, दो लोगों में, दो इंसानों में कंपैरिजन कर दिया उसने। किसमें किसमें भाई, पहला क्या है, हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर का कंपैरिजन हिम से किया। सबसे पहली एक बात देखो, यहां पर देन से पहले चलना शुरू करो, और कुछ तो दिख ही नहीं ना, एल्डर ब्रदर दिख रहा है, तो एल्डर ब्रदर का कंपैरिजन कर रहा है वो हिम से। एल्डर ब्रदर का कंपैरिजन कर रहा है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये रही वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हिम कैसे आएगा, ही आएगा। अरे हिम कैसे आएगा, ही आएगा भाई, अब तो सीख गए। फिर ऐसी गलतियां मत करना भाई। 21st पढ़ो जरा, द बॉयज विद हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। बताओ, द बॉयज विद हिज पेरेंट्स, अच्छा द बॉयज, एक लड़का बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़के, जब बहुत सारे लड़के हैं तो हिज पेरेंट्स आएगा या देयर पेरेंट्स आएगा? बताओ। जो बच्चा कह रहा था सर एरर नहीं दिख रहा, अरे कैसे नहीं दिख रहा बेटा, 2 सेकंड में एरर आपको दिख रहे हैं। सिर्फ आपको वो नजरिया चाहिए, सिर्फ आपको अपना सेंस थोड़ा सा बढ़ाना है। क्लियर, पक्का? जिनको वीडियो अगर ऐसा लग रहा हो स्लो है, तो भाई YouTube का ऑप्शन है, फटाफट इसे फास्ट कर लेना, आराम से देखो। जिनको लगे नहीं सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा समझ आ रहा है, यही स्पीड चाहिए, तो भाई वो ऐसे ही देखते रहना। आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। अरे अभी तो बताया था, ईच जहां आ जाए, एवरी जहां आ जाए, वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर वर्ब और सिंगल ही पॉजेसिव प्रोनाउन लेके आता है, तो ये तो देयर लिख दिया इसने, गलत हो गया। क्या आएगा, हिज हाउस आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू हिज हाउस, ध्यान रखना प्रेफरेंस हिज को दिया जाता है, वरना हिज और हर ऐसे दोनों भी लिखे जा सकते हैं। क्लियर, लेकिन अगर ऑप्शन एक ही हो तो हिज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हिंदी में जाओगे तो भैया लड़का, हर एक लड़की, दो का सेंस आ रहा है, सेंस से लेना देना नहीं है, ट्रांसलेशन मत करना, पहले ही मैंने बता दिया था, ट्रांसलेशन करते ही फंस जाओगे, पक्का। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज है भाई, सीखनी पड़ेगी। 23वां, द वुमेन विद देयर हस्बैंड। अरे वुमेन, वुमेन लिखा है एक औरत, वुमेन एक औरत है, तो उसके हस्बैंड बहुत सारे क्या? अरे नहीं यार, क्या आएगा, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मिल गया आंसर, हर हस्बैंड हैज गॉन टू विजिट द ताजमहल। 24th पढ़ो भाई, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर हैज डन देयर वर्क। बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ भाई, नहीं समझ आया, ध्यान से सुनना। एज वेल एज जहां पर आ जाए, एज वेल एज जहां पर आ जाए, दोबारा हिंदी ट्रांसलेशन में हमें लगता है यहाँ पे मिस्टर ठाकुर और उनके भाई, यानी उनके साथ साथ उनका भाई, तो बात प्लूरल की हो गई। अरे प्लूरल की हो गई तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब कैसे आ रही है, जब भी एज वेल एज आ जाता है तो हमेशा इससे पहले वाले को ही मेन सब्जेक्ट माना जाता है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है और बाकी सारे रूल्स चलते हैं। अब मिस्टर ठाकुर यहाँ पे एक है, अगर एक है इसीलिए यहाँ पर देखो हैज लगा, हैज लगा तो यहाँ पे देयर नहीं आ सकता, क्या आएगा बेटा, हिज वर्क आएगा। ये लिख लेना कि एज वेल एज वाले केस में हम हमेशा इससे पहले वाले को ही एक्चुअल सब्जेक्ट मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर हिज ब्रदर पहले लिखता, या सॉरी हिज ब्रदर्स पहले लिखता, तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लूरल हो जाता बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एज वेल एज वाले केस में ऐसा ही होता है। 25th लगभग हाफ क्वेश्चन हमारे होने वाले भाई। 50 क्वेश्चन के साथ मैं हमेशा सीरीज लेके आता हूं। मैंने नाउन की सीरीज भी बनाई है, टेंसेस की सीरीज भी बनाई है। जिस भी किसी बच्चे को नाउन में, टेंस में प्रॉब्लम है, आप वो देख सकते हो। 50-50 क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन तरीके से बेटा बिल्कुल क्लियर कराए हैं, बेसिक टू एडवांस आपके टेंसेस, नाउन दोनों। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन के भी बेटा 50 सेंटेंस पूरे कराऊंगा और सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा। आओ जरा बढ़ते हैं। 25th सेंटेंस क्या लिखा है, द पार्टी शेफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। एक बात देखना, शेफ को यहाँ पर द लिखा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर द लिखा है, द लिखा है तो दोनों बंदे अलग हैं, एक तो ही नहीं सकते यार, शेफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी, कॉमन सेंस है। चलो जी, अगर एंड से दो नाउन जुड़े तो एक बात बताओ, उसके लिए पोजेसिव सिंगुलर कैसे आएगा भाई,
प्लूरल नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ। इसमें हिंदी का एग्जाम्पल देके समझाओ। राम और सोनू ने उसका काम कर लिया, कोई सेंस गया? अरे राम और सोनू ने अपना काम कर लिया ना, मतलब दो हो गए तो देयर आएगा ना। इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक शेफ है, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने अपना व्यू दिया ना बेटा। चलिए 26 पे आते हैं। Many a girl has met their lover in the park। अरे क्या मजेदार सेंटेंस बनाया भाई एग्जामिनर ने। ध्यान रखना, many का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारे होता है। तो many के बाद गर्ल्स आता है, ठीक है, many girls, many boys, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां। लेकिन जब many के साथ a आ जाए तो ध्यान से समझना, उसका मतलब एक होता है, सिंगल, एवरी, हर एक लड़की के सेंस में, ठीक है। तो many a girl, देखो इसलिए गर्ल आया और वर्ब भी सिंगुलर आई। तो जहां पर भी many a दिखाई दे उसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जब ये सिंगुलर आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये प्लूरल कैसे आ गया, ये देयर कैसे आ गया भाई? यहाँ पे हर आना चाहिए था, यहाँ पर हर आना चाहिए था। लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए हर आता है, लड़के के लिए हिज आता। बोलो क्लियर, हाँ या ना? ओके, चलो नेक्स्ट 27th। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर हिम। अरे वाह, आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर हिम। हिंदी बनाओगे सर, आई के साथ वर नहीं आता, ये कहोगे? अरे भैया ऐसा अत्याचार मत करो। जब कभी भी इमेजिनेशन की बात होती है, यानी ऐसे वाक्य अगर हमें बोलने हैं, लिखने हैं, पढ़ने हैं या बनाने हैं जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन में ही आप बातें कर रहे हो, तो ग्रामर भी वही लगाएंगे जो होती ही नहीं है, बस इमेजिनेशन के लिए आती है। मतलब आई के साथ वॉज लगता है जी। आई के साथ वर कब लगेगा? जब इमेजिनेशन यानी इम्पॉसिबल बात कर रहे होगे। मान लो कोई कहता है यार काश मैं ना चिड़िया होता तो उड़ जाता। भैया चिड़िया है? नहीं है। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है ना, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए ग्रामर भी वो लगाओ जो पॉसिबल नहीं है। यानी आई के साथ तो वॉज आता है, आई के साथ वर पॉसिबल नहीं है, देखो लगा दिया। क्लियर? तो आई के साथ वर तो भैया बिल्कुल ठीक है, इसको गलत मत क्या देना। आओ जरा समझते हैं। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर हिम, यानी अगर मैं उसकी जगह होता, इसका जो सेंस आएगा आई वुड नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करता अगर मैं उसकी जगह होता। अरे मैं उसकी जगह नहीं होता, कोई किसी की जगह नहीं हो सकता, अगर मैं वो होता। सेंस समझना, अगर मैं तेरा भाई होता ना, तेरे थप्पड़ मारता हो तो वो ढंग से पढ़ने बिठाता। मान लेते हैं किसी को ये सेंटेंस कह रहे हैं, तो अगर मैं तेरा भाई होता, मतलब अगर मैं तेरे भाई की जगह होता, अरे जगह नहीं होता, अगर मैं तेरा भाई होता, हम डायरेक्ट ये कहते हैं। तो अगर मैं उसकी जगह होता, ऐसा सेंस नहीं है, अगर मैं वो होता, अगर वो होता तो हिम थोड़ी होगा, ही तो होगा, ही तो होगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस की तो बात कर रहा है। बोलो हाँ या ना? बढ़िया, श्योर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। 28 क्वेश्चन देखते हैं भाई। लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड आई। हाँ भाई, ये क्या आ गया? बिटवीन। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। हाँ बोलो, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बोला, जिसने बोला, जिसने नहीं बोला ना वो अपने साथ बेटा चीटिंग कर रहा है। बोलोगे तो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये रहा ऑब्जेक्टिव केस, आई थोड़ी है तो सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे मी आना चाहिए था। दैट्स इट। नेक्स्ट 29th, द डॉग हैज इट्स बोन। अरे ये क्या है? हाँ भाई ध्यान से समझो, ये बड़ा मजेदार केस है। एक होता है इट्स, एक होता है इट्स। इसका मतलब होता है इट इज अ डॉग। बात समझ आ रही है? लेकिन इसका मतलब होता है पोजेशन। माय ब्रदर, माय के साथ ब्रदर लग गया, पोजेशन है, योर ब्रदर। क्लियर है? इसको और इजी करते हैं। मैंने कहा यार एक बात बता, मेरा कलर, माय कलर, तेरा कलर, योर कलर। लेकिन अगर मैंने कहा इसका कलर, तो ये तो निर्जीव है। निर्जीव के लिए मैं इट लगाऊंगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन निर्जीव में भी जब मुझे पोजेशन दिखाना है तो मैं इट्स लगाऊंगा, इट्स कलर। क्लियर हो गया? निर्जीव और जानवरों के लिए इट लगता है, ये क्लियर है? अगर क्लियर है देखो, द डॉग हैज इट्स, यहाँ पे ये गलत है, इट्स ये आना चाहिए था। और एग्जामिनर एसएससी के कई एग्जाम्स, आप एमटीएस लो, सीएचएसएल लो, इवन सीजीएल लो, सीपीओ लो, ऐसे एरर्स दिए हैं एग्जामिनर ने। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना बेटा, आपको ऐसे एरर मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के एरर को। 30th पे चलते हैं बेटा। इट्स अ लॉन्ग वे होम। बताओ क्या? अरे भाई अब तो यहाँ पे ग्रामर की बात चल रही है ना। वो इट्स क्या कह रहा है? इट्स पोजेशन। किसका पोजेशन?
जब भी ये इट्स आएगा तो इसके बाद भी हमेशा नाउन आएगा। ये देखो नाउन दे रखा है, यहाँ पे तो कोई नाउन ही नहीं है, नाउन नहीं है तो ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअली इट इज। और इट इज को हम कैसे लिखते हैं बेटा एब्रिविएशन में, ऐसे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, सॉरी इट्स। बात क्लियर है? तो यहाँ पे इट्स आना चाहिए था, ना कि ये वाला इट्स आना चाहिए था, येलो एरर। 31 जल्दी से देखो, either अंजनानी और बंटी has left behind their cap। अरे ये क्या दे दिया, और दूसरी बात ये क्या दे दिया, either। ध्यान से सुनना बेटा, either का मतलब होता है दो में से एक। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलना, either का मतलब है दो में से एक। जब बात एक की हो रही है तो एक के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, एक के अकॉर्डिंग पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। अगर ये चीज क्लियर है तो चेक कर लो, ईदर अंजनानी और बंटी हैज, देखो वर्ब आ गई सिंगुलर। लेफ्ट बिहाइंड, अरे देयर कैसे आ गया भाई, देयर कैसे आ गया, हिज और हर कैप लगाते हैं या फिर सिर्फ हिज कैप आएगा, कहानी खत्म। देयर नहीं आ सकता। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रांसलेशन में बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन हमें प्यारे से लेना देना नहीं है, हमें पेपर क्वालिफाई करना है। पेपर क्वालिफाई करना है तो भाई ये आपको लॉजिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे बेटा। आओ अगले पे बढ़ते हैं। 32 क्या क्वेश्चन कह रहा है, द पीपल डिमांडेड हिज राइट टू लिव। अरे ये तो मिल गया, पीपल क्या एक या बहुत सारे, अरे पीपल का मतलब बहुत सारे लोग। अगर बहुत सारे हैं तो इसके लिए प्रोनाउन भी क्या आएगा बताओ भाई, लोगों ने उसका राइट या अपना राइट, भाई अपना ना, तो जब अपना का सेंस आएगा पीपल के लिए तो क्या जाएगा भाई, हिज थोड़ी जाएगा, क्या जाएगा देयर, क्या जाएगा बेटा देयर जाएगा। आओ जरा अगले पे पढ़ते हैं। 33 either the principal or the students should be responsible for the management of his school। अरे वाह वाह, ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार कंसेप्ट आया यहाँ पे। either the principal or the students, ठीक है, should be responsible for the management of his school। अरे कैसे आ जाएगा, वो प्रिंसिपल के लिए कहता तो हिज स्कूल सही था। यहां पर बात एक और की भी तो आ गई, क्या आ गई, स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आ गई तो यहाँ पे हिज नहीं बेटा, यहाँ पे देयर आएगा 101%, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ प्रिंसिपल की नहीं स्टूडेंट्स की भी की गई है, इसलिए यहाँ पे हिज नहीं बेटा देयर आएगा। यहां तक क्लियर है भाई? अगर हाँ तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 34, शी वुड नॉट मैरी अ मैन सच as him है, क्या क्या, she तो दे दिया, verb दे दी, ओके, a man such as, अरे ये as क्या है, सच क्या है, जब भी आपको सच as दिख जाए तो ये भी कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन किससे कर रहा है भाई, कंपैरिजन हमेशा उससे पहले वाले से होता है, मैन से हो रहा है, तो ये तो उसने सब्जेक्टिव केस लिख दिया भाई, लेकिन यहां पर him नहीं आएगा, यहां पर आएगा he, यहां पर आएगा बेटा he। That's it। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। 35 go with चिंटू and she to visit they। अरे visit they कैसे आएगा भाई, and से दो सब्जेक्टिव केस जुड़ गए भाई, उसके बाद ये क्या आ गई, verb आ गई, verb के बाद बताओ कौन सा केस, अरे बोलो ना यार, verb के बाद बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव केस, them, ठीक है। आगे 36 What is the name of he who won the first prize? क्या? What is the name of he? ये क्या है, preposition, preposition के बाद कौन सा केस, अरे बोलो यार, जितनी बार बोलोगे दिमाग में सेट हो जाएगा, बताया तो था, preposition के बाद हमेशा objective केस। कौन सा केस, objective केस। डन, आगे आते हैं फिर। 37 जल्दी बताओ। Let we all go for a walk except she since she is so tired। बताओ भाई, हाँ जी, एरर देखो, ये क्या है, let verb है। अगर ये verb है तो verb के बाद कौन सा केस आएगा भाई, verb के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, यानी let us। Let us all go for a walk except she। ये except क्या है, ये except भी बेटा preposition है। अगर preposition है तो यहाँ पर except हर आएगा, एक्सेप्ट हर आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें दो गलतियां थी बेटा। सिंस शी इज सो टायर्ड, ये ठीक है, ये रिवर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर ठाकुर एंड आई। अरे
बिटवीन आ गया भाई, प्रेपोजिशन है, आई कैसे होगा, मी होगा, मी होगा, सिंपल सा। चलिए 39 फटाफट बताओ भाई। फादर टुक माई सिस्टर एंड आई टू द पिक्चर्स। अच्छा, टुक वर्ब हो गई भाई, वर्ब हो गई तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये लो, माई सिस्टर तो भाई माई सिस्टर सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। एंड के बाद ये भी तो ऑब्जेक्टिव तो होगा, तो ये आई थोड़ी होगा, ये मी होगा। एंड से हमेशा या तो दो सब्जेक्टिव केस जुड़ेंगे या दो ऑब्जेक्टिव केस जुड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जुड़ जाए। ठीक है, श्योर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 जल्दी बताओ भाई, 40वां सेंटेंस। गिव इट टू दे हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। ये क्या बन गया, अरे ये तो वर्ब है यार, हर बच्चे को पता है। अगर गिव वर्ब है तो वर्ब के बाद कौन सा केस, अरे सिंपल सी बात है भाई, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये मत कहना सर हु रिलेटिव प्रोनाउन आपने बताया था, इससे पहले सब्जेक्टिव। मैंने कब बताया था, जब इट इज या इट वाज से हमारा वाक्य शुरू होगा, सिर्फ उसी केस में होगा बेटा। तो यहां पर देखो, गिव इट टू देम हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। क्लियर, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम। अरे एज मेनी गोल्स, एज से कंपैरिजन हो गया, किसका कंपैरिजन हुआ, बाद वाले का। किससे हुआ, इससे पहले नाउन प्रोनाउन वी दिखा, ये तो सब्जेक्टिव केस है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है बेटा, तो यहां पर कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव से ही तो होगा, यानी यहां पर दे आएगा बेटा, देम नहीं आ सकता। बोलो क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है। यहां पर कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 42। क्या क्वेश्चन कह रहा है, राजीव गेव संजय एंड आई एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर्स विथ ही एंड हिज सिस्टर। अरे मुझे एरर दिख गया, आपको दिखा क्या नहीं, जल्दी बताओ। ये मत कह देना सर सेंटेंस बड़ा है, रुक जाओ थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो लो, थोड़ा टाइम ले लो, जल्दी करके दिखाओ भाई। राजीव गेव वर्ब आ गई, वे वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस नाम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नाम है, ठीक है। एंड आई, अरे राजीव गेव संजय एंड आई एन आइसक्रीम। बताओ भाई, ये रही वर्ब। अगर ये वर्ब है, एंड से मैंने क्या कहा था, दो ही सेम केस जुड़ेंगे। गेव वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी तो ऑब्जेक्टिव आना था, पहली चीज। पढ़ने में अच्छा लगेगा, बोलने में बुरा लग रहा है। देखो, राजीव गेव संजय एंड मी एन आइसक्रीम, लेकिन लॉजिक यही है। चलो, एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर्स विद ही एंड हिज सिस्टर। विद क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो ही थोड़ी होगा, विद हिम एंड हिज सिस्टर। विद हिम एंड हिज सिस्टर आएगा भाई, ही थोड़ी आ सकता है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस, बोलो, इसलिए कहता हूं बोला करो। प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, श्योर। चलो फिर वापस आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट 43। वाओ, बताओ भाई, इफ ही हिट्स शी ही विल हैव टू हिट आई। वाह वाह वाह, क्या सेंटेंस लिखा उसने। एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो सेंटेंस लिखे गए हैं, ध्यान से देखो। ये रही वर्ब, वर्ब के बाद कौन सा केस, अरे जोर से बोलो, जय माता की नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। लल्लू जय माता दी, माता कहेगी खुद नहीं पढ़ रहा, नलायक, पढ़ तो ले पहले यार। तो ध्यान से सुनो, इफ ही हिट्स, हिट्स वर्ब है, अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। बताओ फिर क्या आएगा, शी की जगह कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताओगे। सेम ऐसे ही विल हैव, ये देखो वर्ब आ गई भाई। अगर वर्ब आ गई तो यहाँ पर ये देखो, हिट के बाद क्या, आई थोड़ी आएगा, मी आएगा। वहां क्या आएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 44 हर एंड मी गेन्ड इक्वल मार्क्स। अरे हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या। ये देखो वर्ब है, वर्ब से पहले कौन सा केस, जोर से बोलो। हाँ, सब्जेक्टिव केस ही बोलना था, जय माता दी नहीं भाई, जय माता दी मन में दिल में रख लो, समझ गया मैं। लेकिन ये बोल लो, क्योंकि ये बोलने से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी, यहाँ पर क्या आएगा, आई। बोलो क्लियर, मजा आ रहा है, श्योर। चलो फिर 45 यू नो दैट एज वेल एज मी। यार ये नहीं करा रहा, अब इतनी बार आ गया यार। एज वेल एज से क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सा आंसर है। 45 का आंसर आप मेरे को बताओगे, ए सेक्शन में गलती है, बी सेक्शन में गलती है, या सी सेक्शन में गलती है, या फिर नो एरर यानी डी सेक्शन में।
फटाफट कमेंट में फेंक के मार दो भाई अगर ये समझ आ गया तो, और नहीं आया तो कसम से अभी तक जो पढ़ा रहा हूं ना सब बेकार है, वापस जाओ दोबारा पढ़ लो भाई। सीरियस टोन में कह रहा हूं मैं, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। ये आप ही आंसर बताओगे। 46 इट इज हिम दैट, अरे लो इट इज कहा तो था, इट इज आ जाए, इट वॉज आ जाए तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी इट इज ही। क्या लिखा जाएगा बेटा? इट इज ही दैट डज नॉट लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट मी। सिंपल। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना बेटा, यहां तक तो ठीक है, ये जो कॉमा देके यहाँ पे इसने नॉट मी लिखा है ना, ये किसके लिए लिख रहा है? यानी जो सेंटेंस बोल रहा है, तो भाई अगर वो किसी के बारे में बता रहा है, इट इज हिम नॉट आई, वो यहां जब भी कॉमा लग के आए ना वो हमेशा सब्जेक्ट के रिगार्ड में ही आता है, तो यहाँ पे नॉट मी नहीं होगा बेटा, नॉट आई होगा, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए यहां तक क्लियर नहीं हुआ? दोबारा बता देता हूं, जब भी कॉमा आ जाए तो कॉमा के बाद जो दे रखा होगा वो हमेशा इस वाले सब्जेक्ट के रिगार्ड में ही दे रखा होगा बेटा। तो अगर इस वाले के रिगार्ड में दे रखा है मतलब इट इज नॉट हिम, वो कह रहा है सॉरी इट इज हिम, भाई वो है जिसे अपनी चाय में चीनी पसंद नहीं है, मैं नहीं, तो मैं नहीं मतलब मैं खुद काम करने के सेंस में बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ी आएगा, इसलिए सब्जेक्टिव आया। 47 पे आते हैं बेटा। विनोद एंड हिम टुक पार्ट, अरे विनोद सब्जेक्ट बन गया, एंड से दो सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? ही आना चाहिए था। बच्चों वाले एरर लग रहे हैं ना, स्टार्टिंग में नहीं लग रहे थे ये बच्चों वाले एरर, अभी लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर आपको YouTube पे सीख के इतना अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सोचो जरा अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आ गए तो अलग क्या होगा। मैं यही पढ़ाऊंगा, चलो मान लेते हैं यही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क बताऊं कि अगर आपको 2026 में ही सरकारी नौकरी लेनी है तो ज्ञान मंत्रा आपको देता है 100% मनी बैक गारंटी। यस यू हर्ड राइट, कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो जो आप फीस देंगे वो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस लौटा देंगे। सोचो, आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बिठाएंगे और फिर भी अगर नौकरी नहीं लगी तो आपकी फीस भी लौटाएंगे। लेकिन ऐसा केस होता नहीं है क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी जॉब लेके ही यहाँ से जाते हैं। इसी चीज के लिए तो ज्ञान मंत्रा जाना जाता है। तो ऑफलाइन बैच का सबसे बड़ा फायदा, और ये होता कैसे है, जितने टीचर्स है ना यहाँ पे, जो भी फैकल्टीज है, सब वेल एक्सपीरियंस्ड, और साथ ही साथ सुबह 9 बजे से आपका फोन पहले जब्त कर लिया जाता है और आपको 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार पढ़ाया जाता है। बीच में आपका टी ब्रेक भी होता है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दिया जाता है। टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं जिसमें फन, एंटरटेन प्लस एजुकेशन तीनों चीजें हो बेटा, ताकि आप एंटरटेन भी होते रहे, सीखते भी रहे और आप फ्रेश भी रहे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए भाई, डिटेल से सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। चलो जरा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक और बात, जो भी बच्चा कहीं दूर रहता है, दिल्ली से बाहर रहता है, उन सबके लिए हॉस्टल सुविधा फ्री है भाई। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आ जाओ भाई। नेक्स्ट 48 पे आते हैं। लेट यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी कैन डू बेटर देन देम। ओके ओके, वी कैन डू बेटर देन से कंपैरिजन हो गया, पहली गलती तो इसी के आसपास दिखनी चाहिए। देन के बाद वाला कंपैरिजन हो रहा है किससे? इससे पहले चलो देन से क्या दिखा? वी दिखा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से होगा तो यहां पर तो आएगा दे। दूसरी चीज लेट क्या है भाई? लेट वर्ब है, वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एंड के साथ ये भी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट यू एंड मी, ना कि लेट यू एंड आई, ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। यही तो चल रहा है, यही तो चैप्टर है। देखो 48 टाइप के सेंटेंसेस आपने करके सीख लिया कि प्रोनाउन के एरर कैसे आते हैं। 49 जल्दी देखो, आई यू एंड शी कैन नेवर बी फ्रेंड्स है। आई यू एंड शी, रूल कौन सा लगना चाहिए? 231 या फिर 1 2 3? चेक करो भाई, चेक करो, सिंपल सी बात है भाई। वो एक बात बोल रहा भाई, क्या आई यू एंड शी कैन नेवर बी फ्रेंड, इसमें कोई क्राइम वाली बात थोड़ी हुई है, कोई नेगेटिव सेंस थोड़ी आ रहा है। सेंटेंस में नेवर यूज किया है लेकिन कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात तो नहीं कर रहे, किलिंग, रॉबरी, डिफेमिंग, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो रूल लगेगा 231, यानी आपका एरर आया यहां पर। दैट्स इट। 50वां और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जल्दी से बताओ, डू यू थिंक दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस? इसका आंसर आप बताओगे भाई
50 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सेक्शन ए में एरर है, सेक्शन बी में एरर है, या सेक्शन सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है बेटा। इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, अगर ऐसे और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, शेयर द पीडीएफ। हम आपके साथ और भी पीडीएफ और भी क्वेश्चंस शेयर कर देंगे ताकि आप भर भर कर प्रैक्टिस करें और आपका एग्जाम 100% क्लियर हो। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि हमने प्रोनाउन में जो सीखा वो प्रोनाउन क्या है, उसके किस तरीके के एरर्स आते हैं, पेपर में आपको किस तरीके से वो एरर सॉल्व करने होते हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। मिलूंगा अब आपसे अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ 50 क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।